अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शो। नाम जिसका है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। हमारे डायबिटीज़ कंसल्टेंट और हमारे मेडिकल डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान 71 जेल रोड लाहौर पे हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियोज़ में। डॉक्टर इम्तियाज़ आपको खुशामदीद कहते हैं। मिस रिदा ज़हरा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और डायबिटीज़ एजुकेटर हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। मैंने ख़ास तौर पे तो वैसे डॉक्टर इम्तियाज़ से ये बात की थी कि आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम थोड़ी सी तैयारी पकड़ लें कि इंशाअल्लाह हज जो है वो बिल्कुल करीब है। ये मेरा ख़्याल में 11 या 12 दोनों में से कोई एक तारीख़ है। 11 या 12 अगस्त को यकुम ज़िल हज होगी, तो उस हिसाब से फिर कोई अगर 11 को होगी तो 19 को वरना 20 को हज होगा इंशाअल्लाह, हज बैतुल्लाह। तो एक तो मैं डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से पूछना चाहूँगा एक मुआलिज की हैसियत से, एक डायबिटोलॉजिस्ट की हैसियत से, कि किस तरह से डायबिटिक जो हैं वो हज में जो वहाँ पे तशरीफ़ ले जा चुके हैं या जो उनके प्यारे हैं वो उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या हमारा जो प्रोग्राम है ये अब यक वक्त शेयर होता है विलिंग वेज़ फ़ेसबुक पेज पे भी और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान पे भी फ़ेसबुक पेज पे ये शेयर होता है। तो आप लिंक भी उनको भेज सकते हैं कि जो डॉक्टर साहब इसमें अपनी इनपुट देंगे। आज ख़ुद भी डॉक्टर साहब हज माशाल्लाह कर चुके हैं, तो फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मॉलेज के तौर पे भी और जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स पेश आती हैं उसके हवाले से भी आज बातचीत करेंगे। फॉलोइंग हज इंशाल्लाह फिर ईद उल अज़हा होगी, जैसे मैं डॉक्टर साहब से अभी पूछ रहा था कि 21 या 22 अगस्त को मोस्ट लाइकली ईद उल अज़हा होगी इंशाल्लाह, और इसके बारे में हम आज मेन स्टे बात करेंगे। मगर मिस रिदा ज़हरा जो हैं वो ये कह रही हैं कि चंद सवालात उनके पास भी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस रिदा से कि जो सवाल आपके पास हैं और ख़ास तौर पे अभी मुझे क्योंकि एक्सप्लेन कर रही थी, बता रही थी, तो ये ख़ास जो कनेक्शन है मिस रिदा डॉक्टर साहब से वो पूछिए कि थायराइड का और टाइप 1 डायबिटीज़ का क्या कनेक्शन है, ये प्लीज़ आप जी। सर पहला सवाल भी थायराइड की पेशेंट उन्होंने किया है। उन्होंने, इनका नाम है हिना हारून खान। इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ जुवेनाइल डायबिटिक सिंस द एज ऑफ 6. I am on insulin, actrapid and Humulin N. Take 2 injections a day. The problem now is I have a thyroid problem and it's hyperthyroid. Because of this thyroid, I've gained a lot of weight and I'm taking Eltroxin 200 mg. इन्होंने साथ में ये बोला है कि because even after taking medication, my TSH was still high and now it has come down to 9.1. Please tell me how I can lose my weight. Plus, I have even vitamin deficiency because of that I'm taking vitamin D medicine. Please tell me to do something I can lose weight. साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कुछ ऐसा पहले इनके अपेंडिक्स की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से ये 3 इंजेक्शन अ डे, मॉर्निंग, इवनिंग, एक्ट्रापिड एंड एट मोर लेंटास पेन 50 यूनिट्स। ये इनकी सारी चीज़ें, और ये कह रही है कि आई फील सो टायर्ड ऑल द टाइम एंड आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ द वेट गेन। अच्छा, ये अच्छी बात ये है कि इनकी 44 यानी 44 साल इनकी उम्र है, जो मैं इसका जो खुलासा मैं समझाऊँ, 44 साल खातून हैं और ये टाइप 1 डायबिटिक हैं, 6 साल की उम्र से हैं और इंसुलिन ले रही हैं, और साथ इनको थायराइड यानी गदूद, जो गले गर्दन पे गदूद होता है, जो थायराइड डिजीज़, थायराइड गदूद कहते हैं, उसकी कमी का शिकार है, उसकी थायरॉक्सिन की कमी का शिकार है, उस दूध की रुतूबत का। तो अब और साथ अभी इनकी सर्जरी हुई है और ये इस वक्त 4 इंजेक्शन ले रही हैं, लेंटस का इंजेक्शन ले रही हैं और एक्ट्रेपिड 3 दफ़ा ले रही हैं। तो ये इनका, लेकिन अब कह रहे कि जो मुझे थकावट रहती है और दूसरे मसाइल का शिकार है, यानी सादा लफ्ज़ हम ये कह सकते हैं कि वही ठीक अपने आप को महसूस नहीं करती। तो सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड में जाते हैं कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये एसोसिएशन इसकी मुख्तलिफ बीमारियों के साथ होती है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। यानी ऑटोइम्यून डिजीज़ ये होती है कि जो आपका बॉडी खुद अपने ऐसे सिस्टम, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही किसी ऑर्गन्स को ख़राब कर लेता है, कोई थोड़े से डिफेक्ट की वजह से उसी को डिस्ट्रॉय करता है। ऑटोइम्यून अपना ही इम्यूनिटी अपने ऑर्गन्स के ख़िलाफ़ बना लेता है।
तो एक तो ये, और जब ये होती है तो जो कुछ और ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं वो इसके साथ एसोसिएट कर जाती हैं। बट टाइप 1 के साथ जब मेरे पास टाइप 1 का पेशेंट आता है, मैं आमतौर पे ये 2 टेस्ट उसके लाजमी तौर पे करवाता हूँ। एक थायराइड का टेस्ट करवाता हूँ और दूसरा सीलिएक डिजीज़ की स्क्रीनिंग करवाता हूँ। एक ख़ास टेस्ट होता है एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज उसको हम कहते हैं, उसके लेवल करवाते हैं। तो ये क्योंकि एसोसिएशन है, तो सीलिएक डिजीज़ ऐसी बेसिकली ये होती है जिसमें आपको गंदम जो है वो आपको सूट नहीं करती, गंदम के साथ आपकी जो इंटेस्टाइन के अंदर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, डायरिया शुरू होता है, प्रॉब्लम शुरू होती हैं, इंडाइजेशन होती है और आप गंदम आपका जुज़्व बदन नहीं बन सकती। तो उसकी वजह से ग्रोथ, बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन के प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि उनको क्रॉनिक डायरिया की शिकायत रहती है। तो सर वो क्या गंदम में कोई ऐसा जुज़ होता है जिससे जी खराबी होती है? हाँ जी, उसके अंदर जो वो जुज़ होता है जो जिसके साथ आटे को अगर भिगो के गूंदा जाए तो उसकी लेस होती है, तो वो जो लेस है ख़ास जुज़ की वजह से बनती है, तो उसके ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अगर सर वो हम ग्लूटेन फ्री अगर कोई मिल जाए गंदम या कोई ऐसी चीज़, ये मुमकिन है? बिल्कुल, चावल जैसे उसके अंदर ग्लूटेन नहीं होती, जैसे मकई है उसके अंदर ग्लूटेन बहुत कम है, या और बहुत सारी, अब जैसे कुछ आटा भी ऐसा आजकल आना शुरू हो गया है कि जो ग्लूटेन फ्री है। तो और बहुत सारी, पहले तो ये बीमारी यहाँ आइडेंटिफाई नहीं होती थी, लेकिन अब ये काफ़ी लोग आइडेंटिफाई भी करते हैं और बड़े बड़े स्टोर्स पे ग्लूटेन फ्री डाइट्स भी अवेलेबल हैं। और अब तो ग्लूटेन की फ्री आपको कोई भी अगर जहाज़ में भी जाए उनको भी बता दें कि मुझे ग्लूटेन फ्री डाइट चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे। तो एक तो ये है कि, और दूसरा कि थायराइड का डिजीज़, थायराइड जैसे इनका वो कम काम कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये कम काम कर रहा है? कि जो TSH एक हार्मोन होता है जो आपका वो जो मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, वो ज़्यादा मकदार में अगर हो, और जो ये गुदूद अपना जो थायराइड जो बना रहा हो, थायराइड FT4 वो कम मकदार में हो, तो इसको हम कहते हैं हाइपोथायराइड, यानी कम बना, हाइपो का मतलब कम। तो थायराइड अपना काम पूरी तरह सर अंजाम नहीं दे रहा, इस वजह TSH इनका रेज है। ये 200 माइक्रोग्राम थायरॉक्सिन ले रही हैं, एल्ट्रॉक्सिन ले रही हैं, इसके बावजूद भी इनका जो TSH है तो जो तकरीबन 4 to 4.5 तक होना चाहिए, तो इनका 9 पे है। तो इसका मतलब इनको भी गोलियों की मकदार बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये हो सकता है 250 मिलीग्राम पे, माइक्रोग्राम पे जाके ये कंट्रोल हो। तो अब इनको जो करने के काम ये है कि एक तो फौरी तौर पे अपने हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट करवाएं ताकि पता चले इनका कंट्रोल कैसा है, और अपने डायबिटिक किसी भी मुआलिज से मिलें और अपनी इंसुलिन को एडजस्ट करवाएं। जो वेट बढ़ना वो 2 वजूहात के इनके केस के अंदर, एक तो इनका ज़ाहिर है कि डायबिटीज़, जब डायबिटिक पेशेंट जब इंसुलिन लेते हैं तो उनका वेट बढ़ता है, और दूसरा है कि हाइपोथायराइड के अंदर वेट बढ़ता है क्योंकि गदूद है वो आपके सारे मेटाबॉलिज्म को हैंडल कर रहा होता है, तो आपका जब वो काम नहीं कर रहा होता तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो इससे वेट गेन का मसला आ सकता है। तो और दूसरा कि अपनी थायरॉक्सिन की डोज़ जो एल्ट्रॉक्सिन जो ले रही हैं उसकी डोज़ को बढ़ाएं ताकि इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मल हो और इनका वेट भी कम हो, और अपनी एक्सरसाइज वगैरह जैसे वो करती हैं उसको जारी रखें। सर ये जो इनको थकन रहती है उसकी क्या वजह? ये भी हाइपोथायराइड की निशानी है। एक तो हो सकता है शुगर इनकी कंट्रोल नहीं लग रही, और दूसरा कि हाइपोथायराइड के अंदर भी थकावट होती है, इजी फैटिगेबिलिटी है, पफीनेस ऑफ फेस आ सकती है, ड्राइनेस ऑफ हेयर आ सकती है, जिस्म की खुश्की आ सकती है, जल्द की खुश्की आ सकती है, हार्ट बीट स्लो हो सकती है। तो सारे मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रॉब्लम है जो थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से एसोसिएटेड है, तो ये सारे आ सकते हैं। सर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा लिंक ये बताएं कि थायराइड का और डिप्रेशन का क्या आपस में लिंक है? अच्छा, थायराइड और डिप्रेशन, देखिए जो हाइपोथायराइड पेशेंट होता है ना, ज़ाहिर है कि ऑब्वियसली ये आपके सारा मेटाबॉलिज्म को करती, तो आपके जो सारा बंदा स्लो हुआ होता है। एक तो बाज़ औक़ात जो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जब आप डायग्नोस करते हो कि हाइपोथायराइड है या इसको डिप्रेशन है, ये दोनों बड़ी मिलती जुलती सी सिचुएशन होती है। यानी वो भी लो मूड में होता है बंदा, डिप्रेस पेशेंट वो भी लो मूड, हाइपोथायराइड भी लो मूड में हो सकता है। तो जब आपको डिप्रेशन का ऐसा पेशेंट मिले जो मिडिल एज फॉर्म, ख़ास तौर पे ख़ातून हो, बाल ड्राई हैं, जो ये है जो भवें जो हैं यहाँ से लेटरल साइड से बाहर से उड़ जाएं, और पफ़ी फूला हुआ फेस ऐसे लगेगा, और खुश्क जल्द हो, पिलाहट सी रंग में हो, और बिल्कुल लो मूड में हो, तो आप ओबियसली आप उसके थायराइड टेस्ट ज़रूर करवाते हैं।
और जब आप डिप्रेशन के केस से भी ऐसे देखें तो उसमें भी आप थायराइड को ज़रूर रूल आउट करें। डिप्रेशन के केस को उसमें आपके थायराइड के टेस्ट ज़रूर करवाएं, यानी FT4 यानी फ्री थायराइड FT4 टेस्ट करवाएं और साथ आप TSH टेस्ट करें। ये डायग्नोसिस से पहले ये देखें कि कहीं थायराइड की वजह से थायराइड मिडिल एज के तौर पर ख़ास तौर पे जो बने, तो ये डेफिनेटली ये बहुत एसोसिएट करता है। तो एसोसिएशन क्या हुई थायराइड डिजीज़ की कि डिप्रेशन के साथ भी एसोसिएट कर सकता है, आपकी टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ भी एसोसिएट कर सकता है। सर ये आज आपने इम्यून डिजीज़ की बात की, ये किस तरह से इम्यून डिजीज़ जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत तो हमारे अंदर होती है, जरासीम के ख़िलाफ़ होती है तो अच्छी चीज़ है, तो ये फिर हमारे ही जो ख़ुद अपने जाल में वो क्या कहते हैं और ख़ुद अपने दाम में सयाद आ गया, ये हमारे ही बरखिलाफ़ काम करती है। कभी जाके लबलबे को इफ़ेक्ट कर देती है, उसके बीटा सेल्स को मार दिया, कभी जो है वो थायराइड के पीछे पड़ गई, वहाँ पे जो सिक्रीशंस हो रही हैं, तो ये उसके ख़िलाफ़। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। बेसिकली इसकी मुख्तलिफ थियरीज़ हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम बात करते हैं कि जो थायराइड जो इसके जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके जो बीटा सेल को जो डिस्ट्रॉय करती हैं एंटीबॉडीज़, वो कैसे होती है। एक थ्योरी ये भी है कि कोई वायरस की इन्फेक्शन होती है, कॉक्सिकी बी वायरस इन्फेक्शन अगर किसी को हुई है, तो जो वायरस का जो स्ट्रक्चर है, जब वायरस जिस्म के अंदर दाखिल हुआ तो बॉडी ने अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर दिया मारने के लिए इसको मारने के लिए अपनी फ़ौज तैयार कर ली, एंटीबॉडीज़ तैयार कर ली, गुड इनफ, सेल्स भी तैयार, T सेल्स जो उसको मारने के लिए तैयार वो कर लिए। अच्छा, उसकी जो शक्ल है जो एंटीजन की, वो उसके बीटा सेल से मिलती जुलती है। वो तो डिकॉय है, वो बहरूपी हैं, बहरूपी है। तो वो जब उसको वायरस को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी एंटीबॉडीज़ भी बन गई, तो वही जो उसके ख़िलाफ़ फ़ौज उसके ख़िलाफ़ तैयार की थी, वो बीटा सेल वो बॉडी ये समझ रहा होता है शायद ये भी वायरस है। तो आपके क्योंकि दोनों की एंटीजेनिक जो सिमिलैरिटीज़ ऐसी हैं, तो उसको सिमिलैरिटी की वजह से पहचान की वजह से, क्योंकि वो मुश्तबा हो जाता है वो फिर मामला, तो उसको खिलाफ बीटा सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो एंटीबॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये कोई इस किस्म के टेररिस्ट सेल से हमारे अपने बन जाते हैं। हाँ जी। जो ये देखना बंद कर देते हैं, वो उधर भी कोलेटरल डैमेज इधर भी कर दिया, उधर भी कर दिया, इंटेस्टाइन में जो आप सीलेक्स स्प्रू की बात करें उधर भी कर दिया जी, हर तरफ ये फिर मामला वो चल पड़ता है, क्योंकि इनकी थोड़ी क्योंकि वो ये सारे बेचारे ये जो ऑर्गन्स हैं ये शक में मारे जाते हैं, क्योंकि बॉडी ये समझ रहा होता है शायद ये भी वायरस है, तो उसके खिलाफ वो सिस्टम, वही जो सिस्टम उसके वायरस के ख़िलाफ़ ओरिजिनली बना हुआ होता है, वो इन ऑर्गन्स के ख़िलाफ़ चला जाता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई जिस तरह से तशन्नुज के ख़िलाफ़ और ये टेटनस के ख़िलाफ़ और अब तो हेपेटाइटिस B के ख़िलाफ़ हिफाजती टीके बच्चों को लग जाते हैं, कोई ऐसा नहीं लग सकता कि कोई इसका हिफाजती टीका ही लग जाए, तो थ्योरेटिकली इस पर पॉसिबल है कि जी वैक्सीन ऐसी बना दी जाए टाइप 1 के लिए। देखिए उसमें जो उसकी जो कॉजेशन में ये उसकी वजह में अभी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का है सामना। कुछ लोग कहते हैं ये वायरल पोस्ट वायरल होती है, कुछ लोगों का ख्याल है कि बचपन में अगर आप उसको डब्बे का दूध बच्चों को दिया जाए, जो ड्राई मिल्क होता है, काउ मिल्क होता है, उसकी एंटीजन होती है, वो इसके ख़िलाफ़ वो भी प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन एग्जैक्ट कॉज क्योंकि अननोन है। लेकिन जिस पे वो काम ये कर रहे हैं कि क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, वो कहते हैं कि टाइप 1 का पता चल गया है हमें, तो हम ऐसा इसको क्यों ना करें कि अभी शुरू में इसको इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ दें जो इसके इम्यून सिस्टम को जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, अभी और मज़ीद कर सकता है, तो उसको सप्रेस कर दें। ठीक, तो उसको इनिशियली रोकने के लिए कुछ लोग इसको इनिशियली ऐसी अद्वियात जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, यानी दबा के रखती हैं, वो ऐसी अद्वियात देते हैं, लेकिन वो आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये उस स्टेज पे इनका डिस्ट्रक्शन चल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिन खातून का भी मिस रिदा ने हमें बताया जिनका मसला था, ये भी बता दीजिए, आपने बहुत अच्छा कोरिलेशन बताया थायराइड का और साथ में सीलियक का भी और साथ में डायबिटीज़ का भी टाइप 1 का। ये फरमाइएगा कि ऐसी ख़वातीन में भांजपन के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, इनफर्टिलिटी भी ज़्यादा होती है, और वेट गेन में कोई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ उसका भी कोई रोल होता है, इसका भी कोई कोरिलेट है? देखिए ओवरवेट जो फीमेल में स्पेशली उनके अंदर, जैसे हमने बोला कि पहले भी एक प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ वेरी कॉमन,
फीमेल्स के अंदर, यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी है, और जिसके अंदर वेट और हिर्सुटिज्म यानी बालों की ग्रोथ, जो फेशियल ग्रोथ, हेयर की एक्सेसिव ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, ये कॉमन है। और दूसरा कि थायराइड का अगर किसी खातून को प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड काम नहीं कर रहा, तो उनके अंदर भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो उसमें तब भी कंसेप्शन का प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम ज़ाहिर है कि ये तीनों बीमारियां एसोसिएटेड हैं। अगर किसी कोई खातून इनफर्टिलिटी का शिकार है, या कंसेप्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, या मिसकैरेजेस हो रहे हैं, अबॉर्शंस हो रही हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें रूल आउट करनी चाहिए। हमें थायराइड को भी देखना चाहिए, आपको डायबिटीज़ के लिए भी रूल आउट करना चाहिए, तो बाकी मामला को भी देखना चाहिए। सर मेटफॉर्मिन का कोई रोल है इसमें? मेटफॉर्मिन जो हमने पहले भी बात की थी, मेटफॉर्मिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो पॉलीसिस्टिक या ओवरिन डिजीज़ का है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेज है, यानी इनके अंदर इंसुलिन काम नहीं पूरी तरह करती, तो इसलिए हम मेटफॉर्मिन देते हैं। मेटफॉर्मिन का फ़ायदा ये होता है, एक तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होती है, दूसरा वेट लॉस होता है, तो उससे आपको पॉजिटिव फ़ायदा होता है। और अगर ये औरतें कंसीव कर जाएँ और कंसेप्शन के फेज़ में चली जाएँ, और इनके फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 माह के अंदर आप मेटफॉर्मिन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेटफॉर्मिन की सेफ्टी एस्टैब्लिश है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ मोस्ट क्रूशल ट्राइमेस्टर है, जिसके अंदर ऑर्गन्स बनते हैं। अगर उस फेज़ के अंदर आप मेटफॉर्मिन दे सकते हैं और ये सेफ़ है, तो फिर इसका मतलब इसकी सेफ्टी मेटफॉर्मिन की बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश है। और सर व्हाट अबाउट इंसुलिन? क्या हामला खातून को या जो खातून वीन कर रही हो, बच्चे को दूध पिला रही हो, उनको इंसुलिन दी? उनको इंसुलिन पे ही रहना चाहिए, क्योंकि जो खातून जो प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेशन करवाती हैं, लैक्टेशनल मदर्स हैं, उनको डेफिनेटली इंसुलिन पे रहना चाहिए, क्योंकि अद्वियात का देना नुकसान है फीटस के लिए भी और बच्चे के लिए भी। ये सब आपने एक और सवाल पूछना है या मैं थोड़ी हज की बात कर रहा हूँ? सवाल तो है, हाँ, या आप हज कुछ वो पिछले प्रोग्राम से कुछ लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है सर, ये शाजिया आसिम है, इन्होंने कहा है आई वांट टू आस्क हाउ कैन आई रिड्यूस माय मॉर्निंग शुगर लेवल, इट इज़ अराउंड 200 to 250, आई एम टेकिंग एमरिल 4 mg एंड ग्लेविस मेट 50 by 500 twice daily। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि माई डॉक्टर एडजस्टेड द डोज अ वीक अगो, आई गो फॉर वॉक अराउंड 40 to 60 minutes daily, what should I take for dinner to reduce my sugar levels? I usually take half chapati with whatever is made for dinner or small serving of brown rice with whatever is made. I want to ask one more thing, that does drinking 1 tablespoon of apple cider vinegar is in warm water would help to reduce sugar levels or it is just a myth? हम इसको उल्टा शुरू करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर का लोग कहते हैं, क्लेम करते हैं। देखें, दुनिया में कोई भी दवाई या कोई भी ड्रिंक या कोई फूड उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता जब तक उस सख्त मेयार से ना गुजरे जो आम अद्वियात के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसको हम कहते हैं कि इसकी जो एफिकेसी है और सेफ्टी, ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, इसको हम RCT कहते हैं, कि आप एक ऐसी दवा के साथ कंपेयर करते हैं इसको, जो दवा तो नहीं होती, इसको प्लेसिबो कहते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं। यानी अगर आप एक विटामिन देते हैं और मरीज़ को नहीं है पता, और एक बंदे को आप ऐसी अद्वियात देते हैं जो सही ओरिजिनल जो टेस्टिंग प्रोडक्ट है, तो दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि विटामिन वाले को भी कोई फ़ायदा हो रहा है, जो प्लेसिबो है वो दोनों पे इसको हम कहते हैं इसकी एफिकेसी तो कुछ नहीं है, प्लेसिबो के साथ ही है। सही प्लेसिबो है, इट कुड बी, लेकिन देखें सर कुछ वेट लॉस के लिए भी मैंने एक दफ़ा सुना था कि सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक एप्पल साइडर पानी में डाल के पिए। वो देखें, अब ये सारी चीज़ें, ये लोग एक नज़रिया है, सारी जो साइंस है नज़रिए पे तरक्की। जब आप हाइपोथेसिस बना लेते हैं, अगर मैंने हाइपोथेसिस बनाया कि एप्पल साइडर विनेगर जो है ये आपका वेट रिड्यूस करता है, ये हाइपोथेसिस है। अब मैंने इसको प्रूव करना है, कैसे करूँगा? ठीक है ना, मैं ये नहीं कहता कि मैंने एक स्टेटमेंट दे दी जैसे हमारे पॉलिटिशियन देते जी वो ये है, वो फलां वो है, तो कहना हम वी हैव टू प्रूव इट। अच्छा डॉक्टर इम्तियाज़, इसमें मैं एक बात पूछना चाहूँगा मिस आपसे भी,
जब हमने एक हाइपोथेसिस जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया दे दिया, कई दफ़ा ऐसा नहीं होता कि हम उसका रिज़ल्ट भी वैसे ही चाहते हैं और हम अपनी पूरी रिसर्च ही वैसे कंडक्ट करते हैं कि ये यस हो जाए, बायस आ जाता है ना, वी हैव टू कीप द बायस ऑल्सो इन माइंड। इसीलिए वो प्लेसिबो एक दे दिया एक ग्रुप को रैंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडी में, उनको नहीं पता कि इस ग्रुप को क्या, फिर दोनों के अलग अलग रिजल्ट जो उससे पता चलता है कि दूध का दूध और पानी। इसी को मैं हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट रेज किया कि बायस जो आ जाता है। इसमें पहले हाइपोथेसिस जैसे हम बात की, हाइपोथेसिस मैंने कि जी ये फ़लाँ प्रोडक्ट वज़न कम करती है, ये मेरा एक नज़रिया है जी, मैंने नज़रिए को साबित करना है, तो मैं इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करूँगा। तो टेस्ट करने का जो बेस्ट जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है कि मैं एक ऐसी पॉपुलेशन लूँगा, मिसाल के तौर पर मैं सिंपलिसिटी से बात कर रहा हूँ कि 200 बंदा है, 100 बंदे को मैं ये वाला टेस्टिंग ड्रग दे दूंगा, 100 को प्लेसिबो दे दूंगा। प्लेसिबो होती है जिसको आप समझते ये फेक कुछ ड्रग नहीं होती, ना को फायदा ना को नुकसान। तो लेकिन ये चीज़ सिर्फ इन्वेस्टिगेटर को पता होगी, पेशेंट्स को नहीं पता क्या मिल रहा है, किसको क्या, इसको रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कहते हैं। तो डबल ब्लाइंड भी कहते हैं, डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल जिसको कहते हैं, कि उसको नहीं पता होता। तो हम कुछ अरसे बाद उनके फिर वो टेस्ट करते हैं, मतलब उसका इस ग्रुप का, ग्रुप ए को हमने प्लेसिबो दिया, ग्रुप बी को दवाई दी। तो प्लेसिबो को देखें उनका वज़न कम, उसका वज़न करेंगे बेसलाइन, और 3 महीने बाद उनका वज़न करेंगे, सब दोनों का वज़न करें। अगर तो भी बड़ा फ़र्क लगा है फिर तो हम कहेंगे भी ये भी वाकई ये। और डॉक्टर साहब इसमें हमने बाकी कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको भी केटर, वो हो सकता है एक ग्रुप जो है वो बहुत वॉक कर रहा है, डाइट कंट्रोल कर रहा है, दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स। अच्छा, वो जितने वेरिएबल्स हैं उनको फिक्स करेंगे, उनको वेरिएबल्स को फिक्स कर देंगे, फिर एक वेरिएबल को सिर्फ देखेंगे कि वेट को हमने देखना, बाकी क्योंकि ये बड़ा एक साइंटिफिक तरीका है जिससे किसी भी दवा की टेस्टिंग की जाती है। तो यही एक वजह है कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं जो आपके पास मार्केट में आती हैं, ये सारे ट्रायल से गुजर के आती हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल से गुजर के आती हैं, और फिर इसकी एफिकेसी को प्रूव किया, फिर इसकी सेफ्टी को देखा जाता है, और फिर पोस्ट मार्केटिंग सर्वे होता है। यानी आपको दवाई अब मार्केट में आ गई, लोगों ने कहा जी मुझे तो ये जो हो गया, वो रिपोर्ट किया जाता है, एडवर्स इवेंट आपकी रिपोर्टिंग होती है, तो उसके बाद फिर उसको फिर रीएनालाइज किया जाता है। तो बड़ा एक साइंटिफिक और मैथमेटिकल ये प्रोसेस है। तो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है ये प्लेसिबो से भी बाज़ लोगों को रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तीन चार चीज़ें हैं डॉक्टर साहब के सामने रख रहा हूँ। क्रोमियम का इस्तेमाल जो है ये मल्टीवाइटामिन्स में होता है, क्रोमियम कुछ लोग एट्रीब्यूट करते हैं कि ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। कुछ जो है वो दारचीनी, सिनेमन, वो कहते हैं ये कंट्रोल जो है ये भी हेल्प करता है। कुछ कहते हैं पिस्ता, ये डायबिटीज़ को हेल्प, ये ऐसी सारी एक है। तो कुछ हो सकता है थोड़ा डॉक्टर साहब, मैं बल्कि इसमें एक बड़ी मैंने एक वीडियो देखी, ये हर थोड़ी देर बाद ऐसी वीडियो पॉपअप कर जाती है सोशल मीडिया पे। उन्होंने करेला पकड़ा हुआ, यानी बड़े बुजुर्ग से आदमी है, और वो कहते हैं कि ये करेला जो है ना कमाल, ये डायबिटीज़ ही आपकी ख़त्म कर देगा, और ये आप इसको ग्राइंड करके इसका जूस पिएं, इसके बीज खाएं। इसी तरह सर हमारे लोकल यहाँ इसी तरह के क्वेश्चन भी था, वो भी साथ में पॉपअप कर देते हैं कि वो एक हैं, उन्होंने पूछा कि नीम के पत्ते का पानी जो है उससे क्या डायबिटीज़ की होती है कि नीम के साथ चरायता भी ऐड कर लें। अब बात ये है सर कि एक डायबिटिक जो है उसकी ज़िंदगी में पहले काफ़ी कड़वाहट आ जाती है क्योंकि मीठा उसका बंद हो जाता है। अब ये जब चीज़ें वो पिएगा, और सर इनके लिए 2 किलो 3 किलो इतनी, यानी 3-4 किलो करेले 5 किलो खाए या पिए सर, तो उसकी बीवी को शुगर हो जाएगी इतना कर तो बेचारी वो टेंशन में चली जाएगी। अच्छा खैर, ये वैसे पता क्या है, बहुत सारी अद्वियात है ना इस दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ईस्टर्न जो मेडिसिन जो लोग करते हैं। अभी आपको पता है कि अब दवाई पाकिस्तान में अवेलेबल है, और हमने बात भी की थी, जो यूरिन के थ्रू ग्लूकोज को एक्सक्रीट करवाती है, ग्लाइकोसूरिया एक्सक्रीट करती है, इसको हम ग्लिफलोजिन्स कहते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की अवेलेबल है। पाकिस्तान के अंदर भी डेपाग्लिफलोजिन अवेलेबल है। आपको पता है कि इसको 1835 के अंदर जो सेब का दरख्त होता है उसके जो छाल है, उसकी जो बार्क है, उसको क्रूड फॉर्म में करके ये शुगर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती रही है, और उसके अंदर जब बाद में देखा गया उसके अंदर ये ग्लिफलोजिन मौजूद थे, तो लेकिन उसको बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन और डायरिया
क्योंकि उसके साथ दूसरी चीज़ें भी एसोसिएट होती बहुत ज़्यादा पेशाब में ग्लाइकोसूरिया तो ग्लूकोज निकले। तो ये उस ज़माने में लोगों ने ट्राई किया है। बेसिकली आपको पता है, जब हम देखते थे कि जो कुनीन है वो भी इसी तरह सिनकोना बार्क से निकली थी, उसके वो छाल उस दरख्त की उबाली गई तो फिर उससे वो निकला, मलेरिया का जो इलाज था। तो इसमें लेकिन जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसको टेस्ट करें, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाए। जब तक तो वो उस मेयार पे नहीं उतरेगा वो फिर हाइपोथेसिस ही रहेगा, वो एक फैक्ट नहीं बन सकेगा, साइंटिफिक फैक्ट नहीं बन सकेगा। देखिए अगर मैं किसी फोरम पे बात करूं कि जी ये फ़लाँ दवाई से ये हो जाता है, तो आई नीड ए वेरिफिकेशन, मुझे एक उसका पता होना चाहिए कि वो कहें जी सबूत क्या है आपके पास, जो आप बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास सबूत कोई नहीं है तो फिर तो मेरी बात बिल्कुल हवा में है, वो हाइपोथेसिस ही रहेगी, वो एक फैक्ट साइंटिफिक फैक्ट नहीं बन सकेगी। तो यही एक वजह है कि किसी भी हाइपोथेसिस को साइंटिफिकली टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मिस, ये तो आखिरी टेल थी जो हमने काफ़ी देर डिस्कस की। असल सवाल मैं तो भूल गया। असल सवाल ये था कि उनकी फास्टिंग शुगर हाई आ रही है, तो वो कहती है मैंने बहुत करती हूँ और मेरी फास्टिंग हमेशा हाई आती है, 2 to 250 रहती है। अच्छा अब ये देखिए जो फास्टिंग शुगर है ना वो बेसिकली 2-3 वजूहात की वजह से होती है। बेसिकली हमारी डाइटरी हैबिट, पाकिस्तान के अंदर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में खाना खाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या है? ब्रेकफास्ट किया, नया किया हल्का, दोपहर को कुछ थोड़ा बहुत खा लिया, रात को डट के खाया, ठीक है। पीपल वेट फॉर द डिनर कि रात को जाएंगे घर से सुकून से बैठेंगे और खाना खाएंगे और सब कुछ गपशप लगाएंगे और खाना ही खाएंगे, डप के खाएंगे, ठीक है ना। जो वो खाते हैं तो उसके ऑब्वियसली, तो मैं इसको कहता हूँ यू मेक योर डाइटरी हैबिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, चेंज असेंडिंग में नहीं, डिसेंडिंग में। ब्रेकफास्ट अच्छा कर लें, दरमियान हल्का सा ना। डिनर शुड बी वन ऑफ द लाइटेस्ट मील, इट शुड बी द लाइटेस्ट मील, बिकॉज एट आफ्टर द डिनर यू डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ, आपको करते ही कुछ नहीं है, सोना है सिर्फ। तो आपने फिर आपको एक्सर्शन पे आपने की नहीं है, उसके बाद वो आपका जो शुगर लेवल है, आपका वेट बढ़ा सकता है, आपकी शुगर लेवल बढ़ सकती है इतनी खुराक से। और एक बड़ी बात है कि रात को चावल बड़े मज़े से खाए जाते हैं, ठीक है। कुछ चावल एक ऐसी वो रात के तो मील है उसके इसके पीछे जब मैंने उसको थोड़ा नहीं ज़ूद हज़म करके एक और इसके पीछे एक थ्योरी है, शायद लोग एग्री करें उससे। मैंने उसको जब थोड़ा सा प्रोब किया, ख़वातीन से पूछा, वो कहते जी हम दोपहर को खाना जो बनाना होता है ना, सालन वगैरह, वो करी दोपहर को बना लेते हैं, ठीक हो गया। अब शाम को कौन रोटियां बनाने के लिए रात को वहाँ खड़े हो चूल्हा के चावल उबाल, तो चावल जो उबले हैं उबालने हैं वो बिल्कुल दे टेक फ्यू मिनट्स। सर लेकिन वैसे भी तो कुछ मील्स एसोसिएशन भी होती हैं, जिस तरह ब्रेकफास्ट में एग्स खाते हैं लोग, और डिनर में नहीं खा सकते, नहीं खाते, तो डिनर में राइस आई थिंक एसोसिएशन खा सकते पर एसोसिएशन जिस तरह वो कहते हैं ना कि एक एसोसिएशन बनी हुई है, रवायत बनी हुई है। तो अब ये चावल जो है ना, अब ख़ास तौर पे ये जो अब अगर इस तरफ जाते हैं हम अपने नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ या कश्मीर की तरफ, तो जो कश्मीरी ओरिजिन के जो लोग हैं वो चावल के बगैर वो कहते हैं हमें कुछ दें ना दें, चावल जिस दिन ना खाएं तो लगता है कुछ खाया ही नहीं हमने। तो उनकी एक है, और चावल की जो वाइट राइस ख़ास तौर पे जो है उसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई है, शुगर बढ़ाने की कैपेसिटी काफ़ी हाई है, और वेट भी इससे फिर बढ़ता है, और डेफिनेटली फिर ये दोनों प्रॉब्लम डायबिटीज़ को वर्स करते हैं। इनके केस में ये है कि ये भी अपना खाना कहती तो है हमने बहुत लाइट खा लेती हैं, लेकिन मेरा ख्याल इनको दवाई को एडजस्ट करने की ज़रूरत है रात को, क्योंकि जो मैंने बताने लगा था जो फास्टिंग शुगर है वो 2 वजह से होती है। एक तो आपका जो खाना खाया होता है रात का वो उससे बढ़ती है, दूसरा लिवर ग्लूकोज एक्स्ट्रा बना रहा होता है, तो लिवर को ग्लूकोज ब्लॉक करने के लिए हमें मेटफॉर्मिन की ज़रूरत होती है, वो दवाई ज़्यादा मकदार में लें। अगर फिर भी नहीं हो रही तो फिर इनको बेजल इंसुलिन, एक ऐसी इंसुलिन जो रात को लगाते हैं जिसका असर 24 घंटे तक रहता है, इनकी फास्टिंग को वो कंट्रोल कर सकती है। ठीक हो गया मिस जी। सर अब थोड़ा सा हमें बता दें उन लोगों के लिए जो आज़मीन हज, वो वहाँ पे जो मक्का गए हैं या बाद में जब मदीना जाएंगे 40 दिन अपने घर से दूर रहेंगे, कम से कम 2 हफ्ते या 1 हफ्ता दूर रहेंगे, वहाँ की एक्सर्शन, वहाँ का मौसम, ये ज़रा एक ओवरव्यू प्लीज़ दे दीजिए डायबिटिक्स की। जो हज है ना, एक मैं इसको समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा अगर हम प्रोब करें, हम समझते शायद बहुत बड़ी एक जो है हम मुश्किल में फंस जाएंगे और कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसमें एक अच्छे पहलू, बहुत अच्छे पहलू ये है, और साइकोलॉजिकल पहलू ज़्यादा है कि लोग एक जज्बे के साथ जाते हैं और मेंटली रिलैक्स होते हैं, और
एक उनके अंदर एक जज्बा होता है, मोटिवेशन होती है, वो सारे अपनी जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जितने रूहानी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो सारे जितने मुश्किल चीज़ों को भी वो आप ओवरकम कर रहे हैं। पीस ऑफ माइंड भी होता है। आपको क्या है कि आपने कुछ और तो करना नहीं ना, आपको फैमिली को लुक आफ्टर करना, आपने सिर्फ अपना इबादत करनी है, आपने जो आप सा करना। लेकिन हज को अगर हम बेसिकली देखें, अगर उसको देखा जाए वो 2 दिन का 48 आवर्स मैंने गौर किया था, वो है 48 आवर्स ऐसे है कि जब आप अरफात में आ गए हैं मैदान में, तो आपने जिस दिन हज होना है, जिस पे अरफा के दिन आपने जाना है, तो आपने सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के आपने चले जाना है वहाँ से। अच्छा। और आपने जाके अरफात के मैदान में ठहर जाना है, और जो ही मगरब की अजान होगी या उस वक्त वो दिया जाता है, तो आपने वहाँ से चल पड़ना, कूच कर लेना, और मुज़दलिफ़ा में आपने आ जाना है। वहाँ पे आपका नाइट स्टे होगा, फिर अर्ली मॉर्निंग फिर फजर पढ़ के आप फिर मीना में वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो ये आपके जो 24 आवर्स हैं, ये थोड़े से क्रिटिकल टफ हैं, थोड़े से क्रिटिकल हैं, और यही हज है बेसिकली। और फिर अगले दिन आपने उसी को आपने तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाना, आपने फिर मक्का में जाके तवाफ़ करके आपका हज कंप्लीट हो जाए, कुर्बानी वगैरह ये सारी चीज़ें होगी, तो हज ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, और फिर जो बाकी हैं वो आपने जितना आप तवाफ़ करें या जितना आपका होटल 6-7 किलोमीटर दूर है तो आपको चलना पड़ेगा, तो बाकी मामला है। इसमें 2-3 प्रॉब्लम होने का ख़दशा होता है। एक तो वहाँ पे ना डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग होते हैं, और कुछ लोगों के अंदर फ्लू के साथ आ रहे होते हैं जी, और कुछ लोग किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ आते हैं, तो उसमें एक इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत कॉमन है, तो पहले टीका लगवा, पहले इंजेक्शन लगवा के जाएं। और दूसरा किसी हद तक काफ़ी अब देखा तो नहीं कि मेनिंजाइटिस के पॉसिबिलिटी हो सकती, क्योंकि उसका भी टीका उसका भी हिफाजती टीका लग सकता। दोनों चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं, वो आप लग सकते हैं। तो ये हमें पहले अपने तौर पे हिफाजती बंदोबस्त करके जाना चाहिए। और ये मेनिंजाइटिस का गर्दन तोड़ बुखार का। और फिर वहाँ जो दूसरा प्रॉब्लम आता है कि जो ख़ासतौर पे जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनका शुगर लो होने का ख़तरा होता है। अच्छा, क्यों? देखें, आप अगर मैंने अंदाज़ा लगाया था कि अगर आप एक तवाफ़ जब करते हो तो एक चक्कर मुकम्मल करते हो अगर अपर वाले फ्लोर पे, तो 1 किलोमीटर बनता है। अच्छा। तो अगर आप 7 लगाए तो 7 किलोमीटर बनते हैं। फिर आप जिस सही के लिए जाते हो, जहाँ से भागते हैं, 3 से 4 किलोमीटर वो है, तो 10 किलोमीटर में आपकी एक रिचुअल पूरा होता है। तो आप एक बंदा जो 10 किलोमीटर अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है और थोड़ा सा तेज़ भी जाना है, थोड़ा सा चलना भी है, तो उसका जो लेवल है वो बाज़ औक़ात पेशेंट की लेवल इतने अच्छे हो जाते हैं कि दवाई की भी ज़रूरत नहीं रहती, और उनको जो है इंसुलिन की डोज बहुत कम हो जाती है, और उनकी गोलियों कई लोग नहीं भी खाते, उनके फिर भी शुगर कंट्रोल रहता है। तो मैं इसी से कहता हूँ उनको, अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि ये जो आप करके आए हो, ये प्रैक्टिस 30-40 दिन प्रैक्टिस करके इसको यूटिलाइज करो यहाँ पे। अगर आप जितना वहाँ एग्जर्ट करते थे उसका 50% यहाँ करना शुरू कर दें, तो आपका मामला बहुत सुधर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग करते भी हैं, नहीं करते, ज़्यादा नहीं करते, लेकिन कुछ करते हैं, वो उनको बड़ा फ़ायदा है। एक पेशेंट, मेरे खातून पेशेंट हैं, वो इंसुलिन यूज़ करती थी, काफ़ी हैवी डोज पे थी। वो कहते मैं वहाँ पे हज पे गई, तो उम्रे पे गई ना, तो 7 किलोमीटर उनको चलना पड़ता था आता जा। तो कहते मैंने पाकिस्तान आके 7 किलोमीटर वॉक शुरू कर ली, क्योंकि मेरा स्टेमिना बना हुआ था, और उसकी इंसुलिन कम होते होते अब वो माइंड 1-2 गोलियों पे चली गई। यानी इतना आपको ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो इससे हमें एक तो ये, अब जब आप इतना चलोगे तो एक तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क आपका बढ़ जाता है। अच्छा। तो जब भी आप अपने होटल से या अपने खैमे से निकलें, कुछ खाए पिए बगैर ना निकलें। हाउ अबाउट खजूरें? खजूरें आपके पास स्टैंड बाई होना चाहिए आपके पास। अगर आप जा रहे हैं, सड़क पे निकले हुए हैं, तो आपको लो होने का ख़तरा है, तो आप इसके दौरान अपना जब भी आपको महसूस हो तो फौरी तौर पे खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी वाफर है, आप ये जमजम है, आप वो आप इस्तेमाल करें। जो तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इनका जो पाँव की इंजरीज होने का ख़तरा होता है। तो डायबिटिक फुट अगर हो जाए, खुदा न खासा इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि चलना पड़ता है, उसमें छाले बन सकते हैं। पाँव का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जब भी पाँव, अव्वल कोशिश करें, क्योंकि आपको एक ख़ास मखसूस चप्पल पहन के ही आपको ये जो, जब तक आप एहराम में हैं, चप्पल पहन के ही आपको गुजारा करना पड़ेगा।
जब आपका हज ख़त्म हो जाए, पाँव खुले होने चाहिए, पाँव खुले होने चाहिए। जब हज ख़त्म हो जाए फिर आप नॉर्मल शूज़ पहन सकते हैं, लेकिन पैर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यानी आप ऐसा जो कि हर बंदा उसको कोई जो है कि पाँव का अपने जो आपकी अगर वाइफ है या वाइफ के साथ उसका हस्बैंड है, वो पाँव का रोज़ मुआयना करें। कोशिश करें कि एक जब हज पे जाने से पहले चाहिए था कि अपने आप को स्टेमिना बना के जाएँ, अगर नहीं चलता तो व्हील चेयर आप वहाँ पे इस्तेमाल करें ताकि आपके पाँव को कोई इंजरी ना हो। और खुदा ना खास्ता अगर पाँव पे कोई इंजरी होगी तो फ़ौरी तौर पे वहाँ जो मेडिकल सेंटर हैं वहाँ जाके रिपोर्ट करें, अपनी ड्रेसिंग करें और मामला को ठीक करने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात ये इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर हो जाती है। डिहाइड्रेशन का भी कोई चांस हो सकता है? हाँ, जितना ये शदीद मौसम है ख़ास तौर पे अब डिहाइड्रेशन का चांस कहाँ पे है? सिर्फ वो जो मैंने जो 24 आवर्स बताए ना वहाँ पे चांस ज़्यादा है कि आप उस दिन जाएं और अगर आप वहाँ ज़्यादा गर्मी भी, अगर आपका खैमा ऐसी जगह पे वो ठंडा नहीं है अरफात के अंदर, तो डिहाइड्रेशन हो सकती है। पैदल अगर आप, कुछ लोग पैदल जाना शुरू कर देते हैं तो जा भी सकते हैं पैदल, लेकिन उसमें डिहाइड्रेशन एक्सट्रीम ऑफ वेदर है। तो पानी और खजूरें ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। थोड़े थोड़े वक्फे से पानी पीते रहें और अपने आप को हाइड्रेट रखें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और ओल्ड एज के अंदर आपको ये सारी चीज़ें, अगर आप नहीं चल सकते, अपने आप को मुशक्क़त में ना डालें, व्हील चेयर आप ले लें, हायर कर लें, वहाँ उसके थ्रू अपना जो बाकी जो हैं रिचुअल्स हैं वो पूरे करें। अगर डायबिटिक जो हैं उनके पाँव की हिस्स मुतासिर है, महसूस करने की हिस्स मुतासिर है, अगर डायबिटिक जो हैं उनके कोई गुर्दों के अफ़ाल में कुछ मसाइल हैं, तो इस सूरत में क्या करें? इस सूरत में देखें, जब डिहाइड्रेशन होगी तो गुर्दे पे इफ़ेक्ट उनके और ख़राब होने का ख़तरा है, क्योंकि आपका क्रेटिन बढ़ सकता है और सेंसेशन अगर ख़राब है तो उनमें इंजरी, पैरों की इंजरी को पता ही नहीं चलेगा कि किसी गर्म फर्श पे पाँव रख दिया या अगर ज़्यादा चल पड़े छाला भी बन गया, पता ही नहीं चलेगा। इनसेंसिटिविटी है तो फिर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इसलिए पाँव का ख्याल करना, ख़ास तौर पे वो लोग जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ को पुरानी शुगर है, वो अपने पाँव का ख्याल बहुत अच्छी तरह रखें। हज पे जाने से पहले यहाँ से अद्वियात लेके जाएं या वहाँ से खरीद लें? वहाँ तो आपको अद्वियात एक तो मिलना मुश्किल होंगी, ज़ाहिर है वहाँ नुस्खे के बगैर नहीं मिलेंगी आपको अद्वियात, और नुस्खा अगर वहाँ के डॉक्टर को फिर आपको मिलेंगी, या आपको वहाँ जो भी पाकिस्तान सेंटर है वहाँ की जो डिस्पेंसरी है वहाँ से मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ रश भी ज़्यादा होगा। तो कोशिश करें अद्वियात अपने डॉक्टर से जो तजवीज़ करदा अद्वियात हैं, अपनी शुगर की अद्वियात हैं, अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं या दिल की दवाइयाँ, वो पाकिस्तान से ही लेके जाएं अपनी, और काफ़ी मिकदार में ले जाएं, ताकि जो होगी वापस आ जाएंगी। कि वहाँ खुदा ना खास्ता अगर गुम हो जाता, कई दफ़ा सामान आपका गुम हो जाता है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। कुछ अद्वियात जो स्टैंड बाई हैं वो दूसरे सामान में रख दें, कुछ जो दे हैं वो एक जगह रख लें। एक ही जगह पे रखेंगे, एक बक्सा गुम हो गया, नहीं आया, सामान में नहीं आया, दवाइयों से भी महरूम, तो फिर प्रॉब्लम होगी। अच्छा, जब कोई शख्स ऐनक इस्तेमाल करता है तो वो अपनी ऐनक साथ लेके जाता है या एक्स्ट्रा ऐनक भी ले जा सकता है? इंसुलिन भी ले जाई जा सकती है, इसकी इजाज़त है? इंसुलिन ले जाई जा सकती है, प्रोवाइडेड आपके डॉक्टर ने लिखा हो, उस पर नुस्खे पे डॉक्टर की मोहर मौजूद हो और डॉक्टर ने आपको तजवीज़ की हो, इंसुलिन आप लेके जा सकते हैं। आप उसके अंदर आजकल जैसे बहुत सारे आपको कोल्ड बॉक्सेस अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप डाल के ले जा सकते हैं। ठीक हो गया। और बहुत सारे पेशेंट कहते हैं तो मैं इंसुलिन ना लगाऊं वहाँ पे जाके। देखिए, इंसुलिन अगर नहीं लगाएंगे, खुदा ना खास्ता अगर बीमार हो गए तो फिर बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। इंसुलिन को छोड़े ना, उसकी डोज कम हो सकती है। कितनी ब्लड शुगर रखें सर? फास्टिंग कितनी रखें? रैंडम की फास्टिंग अगर देखें इतनी, क्योंकि आप उसमें पेशेंट है तो 120-130 तक रख लें। रैंडम अगर आप 140 to 180 के दरमियान रख लें तो इस ओके। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब थोड़ा सा, क्योंकि फिर हज के बाद वो हज तो जो आज़मीन हज होंगे जो जाएंगे इंशाल्लाह वो हज करेंगे, अल्लाह ताला कबूल करे। और बकरा ईद, ऊँट की कुर्बानी, भैंसे की कुर्बानी, वो लंबे चक्कर, जानवरों की मंडी जाना और फिर वो सिलेक्शन, फिर गोश्त, फिर उसकी वो सिरी पाए, पूरी तैयारियां, आपको पता है ना कितने शौक, कलेजी भूनना, फिर वो सारा ये जो रिचुअल है, ये बकरा ईद और बड़ी ईद और ईद उल अज़हा जिसको हम कहते हैं, ये भी आ रही है। तो छोटी ईद जो मीठी ईद होती है रमज़ान के बाद, उसके मुतालिक तो आपने बताया था, अब ये ईद उल अज़हा के मुतालिक भी कुछ बताएं। ईद उल अज़हा में देखें ये सारे इसके साथ एसोसिएशन है, गोश्त की एसोसिएशन है। जो लोग गोश्त को पसंद करते हैं, ज़ाहिर बहुत सारी अक्सरियत पसंद करती है, तो वो इसमें बदएहतियाती का शिकार कर लेते हैं।
कुछ क्योंकि जब गोश्त को एक तो आपको कि जो जानवर है जिसका लिया जो वो सेहतमंद हो, और अगर उसको गोश्त बनाया तो फौरी तौर पे उसका इस्तेमाल ना करें, थोड़ा से जब के बाद आप उसको करें, और बहुत ज़्यादा पुराना भी फ्रीज़र में पड़ा रह जाए उसको भी एहतियात से इस्तेमाल करें। और गोश्त में पहले दिन लोग कहते हैं जी अगर हम कलेजी खाएंगे तो वो फिर उसका वो अपना कलेजी एक ऐसा जो कलेजी बेसिकली लिवर है, जानवर का लिवर है। लिवर के अंदर आपको पता है कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बनाता है लिवर है, तो एक बड़ा रिच सोर्स है फैट का। ख़ास तौर पे वो लोग जो दिल के भी मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, अगर वो कलेजियाँ भून के खाएंगे तो फिर उनका कोलेस्ट्रॉल अफेक्ट कर सकता है। दूसरा ओवर ईटिंग होती है इसके अंदर, आप गोश्त कुछ लोग हद से ज़्यादा वो खा जाते हैं, उससे पेट ख़राब हो सकता है, मैदे में प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे वो लोग जिनके गुर्दे पहले ख़राब हैं, जिनका क्रेटिन भी ख़राब है, ज़्यादा हुआ है, और उनके गुर्दे पूरी तरह काम नहीं कर, वो भी गोश्त की तरफ लपकते हैं। अगर वो लपकेंगे ऑब्वियसली प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा होगा, और प्रोटीन हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि प्रोटीन की जो मकदार है एक ख़ास मकदार से ऐसे पेशेंट जो गुर्दों के अमराज का शिकार है वो ना लें। तो अगर वो भी इस तरह लेंगे तो उनका ये भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और कुछ लोग जल्दी में खाने के चक्कर में गले में हड्डी भी फंस जाती है तो अब हड्डी फंस जाती है तो उसको एक तो घर में किसी हर बंदे को वो एक मैनूवर होता है वो पता होना चाहिए, हेमलिख मैनूवर, जिसमें पीछे जाके उसको यहाँ पे जो इसको एपिगैस्ट्रियम जो है दबाव देना, उसमें ये हथेली को लगा के ऐसे दबाव देना ताकि वो निकल जाए, क्योंकि ये चोकिंग कर सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो इस किस्म के मसाइल भी होते हैं। दांतों के मसाइल बड़े ख़राब हो जाते हैं, फंस जाता है गोश्त फंस जाता है, और फंस जाता है। जिन लोगों को मसूड़ों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, ये मसाइल बड़े कम हैं। और बहुत सारे लोग जो उसको भूना जाता है जब गोश्त को, तो मिर्च मसाले नमक तेज़ डाला जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर का भी मसाइल आ जाते हैं। तो खाएं और गोश्त ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन वो जो सीरी पाई है, और आपको पता है जो सीरी पाई है उसके अंदर जो फ़ैट कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो जब खाएंगे ऑब्वियसली वो भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। मैं जो सजेस्ट करता हूँ आप गोश्त खाएं जिसमें ऐसा गोश्त जो विजिबली जिस पे कोई फ़ैट ना हो, अच्छा वो लें। और किसी सब्ज़ी के अंदर, किसी दाल के अंदर, या अगर बना उसका कोई शोरबा थोड़ा सा बना के वो लें, ताकि उसके अंदर आप उसका गोश्त को भी इंजॉय करें और पूरी तरह उसका नुकसान भी उसका ज़्यादा इस्तेमाल का ना हो। मुझे अच्छी तरह याद जब हम हाउस जॉब में या अपनी ट्रेनिंग करते थे हॉस्पिटल्स के अंदर, तो जो बड़ी ईद थी ना, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी ईद बन जाती थी क्योंकि हमें वी यूज्ड टू सी 200 पेशेंट्स ऑफ डिसेंट्री, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, और हर बंदा इसी के साथ आ रहा होता था। तो इतना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मेनली ओवर ईटिंग, टू मच कंजम्पशन ऑफ मीट, और फिर अनकुक्ड मीट, प्रॉबली वो थोड़ा कच्चा पक्का बना, जल्दी में बनाया, पूरी तरह भूना भी नहीं, उसको बनाया भी नहीं, सफाई में भी प्रॉब्लम आता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके गैस्ट्रोएंटेराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक एमरजेंसी होती है, और हॉस्पिटल्स के अंदर बड़ा एक लोड इस चीज़ का, एमरजेंसी में काफ़ी इस चीज़ का लोड बढ़ जाता है। मिस इजाज़त ले लें आज के प्रोग्राम से। डॉक्टर इम्तियाज़, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ आपने जो ईद उल अज़हा के लिए, बड़ी ईद के लिए, और इससे पहले जो दूसरे आपने सवाल किए उनके लिए, मिस रिदा ज़हरा आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे आपकी ईद भी बड़ी अच्छी गुजरे, अगरचे भी ईद। अच्छा, अभी इसमें अगर ना कोई पेशेंट वहाँ पे अगर हज पे हैं तो अगर नंबर मेरा वो फ्लैश पे दे दें, व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, मेरा नंबर व्हाट्सएप पे नंबर है, वो अब स्क्रीन पे दिखा दें। सर वो नंबर तो इनको याद नहीं होगा, अगर आप अभी बताएं, अनाउंस करें। 0300 लिखें 422 0054। तो वहाँ से व्हाट्सएप, मतलब कॉल ना कीजिए मुझे, तो व्हाट्सएप पे मुझे अपना कोई प्रॉब्लम लिख के भेज दें। तो आज जो अद्वियात ले रहे हैं उनके नाम वगैरह लिख दें, या नुस्खा है तो उसकी कॉपी भेज सकते हैं, तो रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे अभी कुछ दिन हज में हैं, लोग अगर कोई रब्ता करना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। जी सर, आपने जो ना कार खैर कर दी है, यानी ये आपने ना होते हुए हज पे आपने दुआएं जो है ना ढेरों दुआएं ले ली हैं। हाँ, ताकि कुछ लोग प्रॉब्लम होता है, किसी को कुछ हो सकता है, वहाँ पे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी एक इशू होती है, तो वो ये व्हाट्सएप कर सकते हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन का नंबर फ्लैश कर दीजिए,
और इसके साथ ही नाजरीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह करे कि आपके जितने भी प्यारे हज के लिए गए हैं, अल्लाह ताला उनके हज कबूल फ़रमाएँ, अल्लाह ताला उनकी इबादत कबूल करें, अल्लाह ताला उनकी दुआएं अपने लिए और हमारे लिए और वतन पाक के लिए कबूल फ़रमाएँ और पूरे जहाँ पे आलम इस्लाम के लिए बेहतरी हो, पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला की रहमत हो। ये हज पे हम यही दुआ करेंगे अल्लाह के हुजूर। और उधर जब इंशाअल्लाह आएगी बकरा ईद, बड़ी ईद उल अज़हा, तो ये जो डॉक्टर इम्तियाज़ ने बातें बताई हैं इनका बड़ा ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, प्यारों के लिए भी। आज के प्रोग्राम से मिस फ़िरदौस ज़हरा, डॉक्टर इम्तियाज़ हसन और डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।